दिनेश शर्मा, डॉक्टर दिनेश शर्मा। सर 10 मिनट्स। माननीय सभापति महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को साधुवाद और बधाई इसलिए दूंगा कि इतने गहन परीक्षण के बाद उन्होंने इतने विस्तृत इसका आकलन करने के बाद ये विधेयक उन्होंने प्रस्तुत किया है। मैंने ये इसलिए कहा कि ऐसा भी माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा था कि जब मैं शिक्षा मंत्री था उत्तर प्रदेश में, तो मैं इस प्रकार का विधेयक मैंने वहाँ की परीक्षाओं के लिए, उच्च शिक्षा और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए मैं वहाँ पे ये विधेयक लाया था। लगभग इसी प्रकार के उसमें प्रावधान थे और वही प्रावधान बाद में जो अन्य सरकारी नौकरियां थीं उनमें वो लगभग वही लागू किए गए। बाद में गुजरात ने, हरियाणा ने और अन्य कई भाजपा के जो प्रदेश थे उन्होंने लगभग इसी प्रकार की व्यवस्थाओं को किया। मैंने इसीलिए कहा कि माननीय मंत्री जी ने लगभग सारे जो इस प्रकार के ड्राफ्ट थे उनका समावेश अपने इस विधेयक में किया है। आपने जो अभी यहाँ पर तमाम वक्ता तो चले गए, बचपन में मैं देखता था कि जब क्रिकेट खेलने जाते थे तो पहले हम लोग छोटे थे, बैटिंग कर लिया, बॉलिंग की नौबत आई तो पता चला बैट छोड़कर भाग गए। वैसे ही है, तमाम आरोप लगाने वाले और बोलने वाले लोग जो वक्ता थे वो इसमें नहीं हैं, लेकिन उनकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, उन्होंने इसको विधेयक को ठीक से पढ़ा नहीं है। उनकी जो प्रेक्षाएं थीं कि माननीय कांग्रेस के वरिष्ठ पूर्व मुख्यमंत्री सदस्य ने अपनी एक प्रेक्षा रखी थी कि इसमें जुर्माना हो, उनके साथ क्या होगा। इसमें जुर्माना भी है और जुर्माना के साथ साथ उनकी संपत्ति की कुर्की भी है, जब्ती भी है और इसके अलावा उनको एग्जाम करने का, उनको डिफॉल्टर घोषित करने का और किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी को वो प्रकरण को हस्तांतरित करने का भी इसमें प्रावधान है। इसमें किसी भी बिंदु को छोड़ा नहीं गया है और तमाम चीज़ों को जैसे हमारे विद्वत वक्ताओं ने रखा था। इसमें मैं इतना ही कहूँगा कि इसमें जो यूपीएससी है, एसएससी है, एनईटी है, जेई है, सीयूटी है जैसी परीक्षाओं में जो पेपर लीक और नकल की आशंकाओं को दूर करने के इरादे से इसको लाया गया है और इसमें 15 गतिविधियों को शामिल किया गया है। मैं एक बात के लिए बधाई फिर से दूंगा माननीय मंत्री जी को कि इन्होंने इसमें विद्यार्थियों का ख्याल रखा है, परीक्षार्थियों का ख्याल रखा है और उन्होंने कहा कि जो परीक्षार्थियों के संबंध में जो नियामक नीति है उनके विद्यालयों की या जहां बैठते हैं उनकी संस्था की, वही लागू होगी। इसमें ये एक्ट की धारा उन पे होगी जो एक नियोजित तरीके से संगठित रूप में जो मेलाफाइड इंटेंशन के द्वारा ये परीक्षा के प्रश्न पत्र को लीक कर देते हैं या लीक करने की गतिविधियों में शामिल हैं या अनधिकृत व्यक्ति के अगर सवालों का वो हल बताते हैं या अभ्यर्थियों के परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र का उत्तर लिखने की किसी तरह मदद करते हैं, आंसर शीट में, असेसमेंट में बिना किसी अधिकार के बदलाव लाते हैं। ये तमाम ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को इसमें रखा गया है। जो हमारी विद्वत वक्ता ने भी कहा कि परीक्षा में जो संबंधित टेक्नोलॉजी है, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क में किसी तरीके से अगर जानबूझ करके गड़बड़ी करी गई तो उसके लिए भी कठोर दंड का प्रावधान इसमें है। परीक्षा संचालन में किसी भी व्यक्ति या संस्था को किसी तरह के धमकाने की भी अगर स्थिति आई, दबाव बनाने की स्थिति आई, तो भी दंड का प्रावधान है और परीक्षा में धांधली के इरादे से अभ्यर्थी की सीटिंग अरेंजमेंट तक को अगर बदला, परीक्षा केंद्र को बदला, तो भी इसमें दंड का प्रावधान है। मैं समझता हूं इसमें फर्जी हथकंडे इस्तेमाल करने वाले जो भी लोग थे निश्चित रूप में इससे हतोत्साहित होंगे और इसमें Honorable members, now it is 6 p.m. The Business Advisory Committee has already recommended that the House may sit beyond 6 p.m. to transact the business listed for the day. Therefore, time of the House is extended beyond 6 p.m. till the disposal of the business listed for the day. Honorable member. मान्यवर, इसमें जो मुख्य बिंदु है मैं उनको इंगित करना चाहूँगा कि ये एक केंद्रीय कानून है। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि इस पे प्रदेश के अधिकारों का अतिक्रमण होगा। बिल्कुल अतिक्रमण नहीं है।
ये केंद्रीय कानून है और इसमें संगठित अपराध, माफिया, सांठगांठ में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। इसके दायरे में संयुक्त परीक्षाओं के साथ साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो प्रवेश की परीक्षाएं हैं उनको इसमें शामिल किया गया है और पारदर्शिता रहे, दंड ठीक से दिया जा सके, जैसा कि अभी हमारी विद्वत सदस्य कह रही थी कि कैसे उसको जांचा जाएगा, कौन अपराध कर रहा है। इसमें उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त के रैंक से नीचे के अधिकारी इस अधिनियम की अपराधों की जांच नहीं करेंगे, यानी उच्च स्तरीय जांच का प्रावधान सरकार ने रखा है। और मैं कह सकता हूं कि जो पूरे देश में इस प्रकार की कार्रवाइयां बढ़ी थीं उनको देखते हुए से बनाया गया है। राज्य इस विधेयक कानून बनने के बाद ये राज्यों के लिए एक मॉडल होगा और मॉडल ड्राफ्ट के रूप में ये है, वो चाहें तो अपने विवेक से इसे अपना सकते हैं। यह राज्यों को आपराधिक तत्वों को उनकी राज्य स्तरीय सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में बाधा डालने से रोकने में सहायक होगा। मान्यवर, मैं इसमें तमाम चीज़ें और भी हैं वो माननीय मंत्री जी आपको बताएंगे। मैं केवल एक आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने इस के संदर्भ में कहा था, वो शिक्षा मंत्री थे, उनका एक दिन निर्देश आया था कि जो परीक्षाएं हैं, जो नौकरियां हैं, उनके लिए एक विधेयक अच्छा बने। ये उच्च निर्देशों के अंतर्गत है, आपको अपने प्रदेश में बनाना है। मान्यवर, एक टेक्नोलॉजी अपनाई और एक आप लोगों को भी अजीब सा लगेगा, बाद में उसके बारे में पिक्चर भी बनी, पिक्चर बनाई गई कि नकल कैसे रोकी गई उत्तर प्रदेश में। हम लोगों ने एक त्रिपक्षीय लोगों का एक समूह इकट्ठा किया था। एसटीएफ की टीम एक बैठा ली थी। एसटीएफ के इंचार्ज एक कोने में बैठे, एक कोने में हमारे जो परीक्षा को संचालित करने वाले जो अधिकारी थे वो बैठे, और एक तरफ हम और हमारे जो उच्च स्तरीय अधिकारी थे वो बैठे, और तीसरी चौथी तरफ जो बैठा था वो कौन था? वो लोगों के पुराने जिनको अनुभव था नकल कराने का, जो दागी लोग थे, जो माफिया किस्म के लोग चिन्हित किए गए थे, सजा पाके वापस आए थे, उनको हम लोगों ने बैठाला। और बैठाले एक्सपर्ट जो इसके थे, उनको बैठालने के बाद उनको कहा कि अगर आप अब पश्चाताप करना चाहते हो अपने अपराधों का तो सही सही बताओ कैसे कैसे करते हो, और एसटीएफ को कहा कि उसको कैसे रोक सकते हो। अपने अधिकारियों को कहा कि इसमें आप किन बिंदुओं को करके इसमें अंकुश लगा सकते हो। उन्होंने जो बताया मान्यवर, वो ताजुब की बात थी। उनका यह था कि हम लोग कॉपी के ऊपर के पन्ने को हटा देते हैं। उन्होंने कहा हम परीक्षा केंद्र वही देते हैं जहां पर दीवार नहीं होती, जहां टॉयलेट नहीं होते, जहां बत्ती नहीं होती। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इंटरनल जगहों पर इसको देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये बताई कि प्रश्न पत्र को हम लोग जब आता है उसके पहले सील खोल के फिर चिपका देते हैं और बाद में उसको हम लोग उसके पैसे ले लेते हैं। कहाँ से लाते हैं? उनका हम लोग कोचिंग सेंटर से, और मेधावी छात्रों को उनको लेखक के रूप में करते हैं। एक सालवर गैंग चलते थे, अरबों रुपए का माफियाओं का व्यवसाय था। उनका ये कहना था कि आप नकल तभी रोक सकते हैं जब ये जो परीक्षा केंद्र हैं उनमें पॉलिटिकल प्रेशर होता है। परीक्षा केंद्र के लिए ज्यादातर बड़े बड़े लोगों के स्कूल होते हैं, संस्थाएं होती हैं जहां परीक्षा केंद्र होते हैं, आप उनको नहीं रोक सकते। परीक्षा केंद्र जहां आप रोक लें, सेंटर अच्छी तरीके से बने और पेपर में जो कॉपी आंसर शीट उसमें डिकोडिंग हो जाए। आंसर इस प्रकार हो कि 60 लाख विद्यार्थी बैठता है तो पूरे में ना जाए। मान्यवर, पहली बार हम लोगों ने कॉपी में डिकोडिंग की हर पन्ने पे, जैसा जैसा इस पे प्रावधान में भी है। दूसरी बार हम लोगों ने करा कि पेपर जैसे एक क्लास में विद्यार्थी बैठा तो बगल वाले में बाबर कौन था 1 नंबर पे है तो 7 नंबर पे बगल बैठा हुआ उसको है कि बाबर कौन था 7वें नंबर पे। अगर वो नकल भी करना चाहे उसको आंसर शीट को लाए तो वो नहीं कर दे। ये सारा प्रावधान को करने के बाद मान्यवर, एक ही परीक्षा के अंदर स्टैटिक मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुए। स्टैटिक मजिस्ट्रेट के बाद में ऑनलाइन ये सीसीटीवी कैमरा लगाना था। 1 अरब रुपए से ऊपर एक कॉलेजेस को बनाना था और टॉयलेट्स को बनाना था, जनरेटर को लगाना था। ये पैसे सरकार के पास नहीं थे मान्यवर, और हम लोगों ने अनाउंस किया कि हम सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। कहां से लगाएंगे? पैसा नहीं है। उसके बाद अखबार में एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट में कहा कि उन्हीं को परीक्षा केंद्र दिया जाएगा जिन परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा होगा, 4 दीवारी होगी, जहां पे टॉयलेट्स होंगे, जहां पर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम होगा। और आप आश्चर्य करेंगे आज के इस युग में कि बगैर मेरे पैसा दिए
सबने अपने जेब से लगवा लिया। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटर थे वो 20-20 लाख 25-25 लाख में बिकते थे। मैंने 1 रुपए नहीं दिया, सब जगह सीसीटीवी कैमरा वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ लग गया, टॉयलेट बन गए, जनरेटर हो गया। मानवर, मैं कहना क्या चाहता हूं, ये क्यों हुआ, आखिर में मैं उस बिंदु पे आता हूं। 2017 के पहले चुनाव पे माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश गए थे और उन्होंने कहा था यहां नकल के टेंडर उठते हैं, और उसी के संदर्भ में दिशा निर्देशों के अंतर्गत इस प्रकार के कानून बनाए गए, सर्विस में बनाए गए। 5.5 लाख लोग, 1.5 लाख लोग शिक्षा विभाग में और 1,37,000 पुलिस में भर्ती हुए, और एक में 5.5 लाख सरकारी नौकरियां हमारे वहां हुई उत्तर प्रदेश में, एक में भी किसी प्रकार की अनियमितता नहीं आई। मैं बधाई देता हूं आदरणीय जितेंद्र सिंह जी को कि उन्होंने इन छोटे से बिंदुओं को भी नहीं छोड़ा। एक बिंदु मैं ताक रहा था कि किसी अध्यादेश में एक बिंदु छूट गया हो, लेकिन एक भी नहीं छूटा। अंत में मैं इसका समर्थन करता हूं, मैं आभार व्यक्त करता हूं। श्री